सल्तनत उस्मानिया की एक अहम और ताकतवर फौज जिसे यनीचरी के नाम से जाना जाता है कि इस वीडियो में हम जानेंगे कि यनीचरी क्या थी, इसका क़याम कब और क्यों किया गया, और नाज़रीन कराम यनीचरी को उस्मानिया हुकूमत में क्या मकाम हासिल था। और इसके अलावा सबसे अहम बात यह है कि यनीचरी जो कि सल्तनत उस्मानिया की सबसे अहम और ताकतवर फौज थी, उसे सुल्तान के हुक्म पर चुन चुन कर क्यों मारा गया, और तुर्की में रहने वाले लोग आज तक यनीचरी फौज से नफरत क्यों करते हैं। तो नाज़रीन कराम आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नाज़रीन, यनीचरी तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है नई फौज। यानी का मतलब है नई और चरी का मतलब है फौज। ये फौज सल्तनत उस्मानिया की अफवाज का वो अहम हिस्सा था जो सुल्तान के ज़ाती मुहाफ़िज़ और क़यादा दस्तों का किरदार अदा करते थे। यनीचरी सन 1365 ईस्वी में सुल्तान मुराद अव्वल ने तैयार की। यह दुनिया की पहली मुनज़्ज़म और बाकायदा फौज थी जिसे सख्त तरबियत दी जाती थी। इस फौज के लिए बाकायदा छावनियाँ बनाई गई थीं और ये उनके अंदर रहते थे और ज़माना अमन में पुलिस और आग बुझाने वाले दस्तों का काम सर अंजाम देते थे। उन्हें हर 3 माह बाद बाकायदगी से तनख्वाहें दी जाती थीं। और नाज़रीन कराम, तनख्वाहों की अदायगी के वक्त सुल्तान खुद यनीचरी के लिबास में छावनी आता था और ख़ुद भी कतार में लग कर तनख्वाह हासिल करता था। और नाज़रीन कराम, इब्तदा में इस फौज में मफ्तूहा इलाकों के गैर मुस्लिम नौजवानों को इस्लाम कबूल करने के बाद इस फौज में शामिल किया जाता था। और ये वो नौजवान होते थे जो कि किसी भी जंग के दौरान सुल्तान के हाथों कैदी हो जाते थे, और फिर जब ये अपनी मर्ज़ी से इस्लाम कबूल करते थे तो इस्लाम कबूल करने के बाद इन्हें यनीचरी फौज में भर्ती किया जाता था। और इसके अलावा यनीचरी दुनिया की पहली बाकायदा फौज थी जिसने बारूद का इस्तेमाल किया, और इस फौज ने 15वीं सदी में बंदूकों का इस्तेमाल शुरू किया। यनीचरी सुर्ख रंग का मखसूस लिबास और एक ख़ास किस्म की टोपी पहनते थे जो उन्हें सल्तनत की जानब से फराहम की जाती थी। दीगर मुसलमानों की तरह उन्हें दाढ़ी रखने की इजाज़त नहीं थी। और नाज़रीन कराम, यनीचरी की इब्तदा से लेकर इनके ज़वाल तक इनकी तादाद 100 से 2 लाख के दरमियान तक रही। एक तारीखदान निकोल ड्यूट के मुताबिक 14वीं सदी में यनीचरियों की तादाद 1000 और सन 1475 ईस्वी में तकरीबन 6000 थी। और सन 1699 की शिकस्त के बाद इनकी तादाद कम हुई, मगर 18वीं सदी में तकरीबन इनकी तादाद 1,34,000 हो गई। दस्तों को अवार्ता में तकसीम किया जाता था और एक अवार्ता की क़यादत एक आगा के पास होती थी। सुल्तान सुलेमान आज़म अल क़ानूनी के दौर में यनीचरी के 165 औरता थे। सुल्तान अमूमन उस्मानी अफ़वाज खसूसन का आला कमांडर था, मगर उनकी क़यादत को आगाह करता था। यानी कि नाज़रीन कराम, यनीचरी अफ़वाज के आगा सुल्तान के महतहत और बाकी तमाम सिपाही सुल्तान के मुंतखब करदा आगा के महतहत होते थे। और नाज़रीन कराम, इनके एक दस्ते को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता था। नंबर 1 जमात, सरहदी दस्ते जो कि 101 अवार्ता पर मुश्तमिल होता था। नंबर 2 बलेक, सुल्तान के ज़ाती मुहाफ़िज़ जो कि 61 अवार्ता पर मुश्तमिल था। और नंबर 3 सबकान जो कि 34 अवार्ता पर मुश्तमिल था। अजमी कैंडिडेट्स के 34 और अवार्ता भी इसमें शामिल होते थे। नाज़रीन कराम, इब्तदा में यनीचरी माहिर तीरंदाज थे, मगर सन 1440 की दहाई में बारूद की दस्तयाबी पर उन्होंने बंदूकों का इस्तेमाल शुरू कर दिया था। सल्तनत उस्मानिया ने तमाम अहम मुहिम्मात में यनीचरी का इस्तेमाल किया, जिसमें दुनिया की फतह, मुग़लों के खिलाफ फतूहात और ऑस्ट्रेलिया और हंगरी के खिलाफ जंगें भी शामिल हैं। जंग में यनीचरी दस्तों की क़यादत हमेशा सुल्तान खुद ही करता था। और नाज़रीन कराम, वक्त के साथ साथ इनकी क़यादत इनके आगाओं ने भी की थी। 1683 ईस्वी में यनीचरी के ग़ुलाम होने की शर्त के ख़ात्मे के बाद यनीचरी की इज़्ज़त अफजाई में इजाफा हुआ, और हर मुस्लिम तुर्क ख़ानदान की ये ख्वाहिश थी कि उसका बेटा यनीचरी अफ़वाज में भर्ती हो। और इसके अलावा नाज़रीन कराम, यनीचरी सड़कों की तामीर, जंग के दौरान सुल्तान और उसकी अफ़वाज के लिए खैमों की तनसीब, खाने की तैयारी, और इसके अलावा फ़ौजियों को तिब्बी इमदाद की फरहमी के फ़राइज़ भी सर अंजाम देते रहे। यनीचरी का अहम तरीन शोबा 72 था, जो दुनिया में पहला अस्करी बैंड था। यनीचरी के ख़ात्मे के साथ ये बैंड भी ख़त्म हो गया, मगर नाज़रीन कराम, 1954 में इस्तांबुल अस्करी अजायब खाने के ज़ेर एहतमाम इसको दोबारा मुनज़्ज़म किया गया। यह बैंड तुर्की के कौमी और दीगर तारीख़ी अयाम के मौका पर अपने फ़न का मुज़ाहरा करता है। नाज़रीन कराम, यनीचरी उस्मानी हुकूमत में अपनी अहमियत से बखूबी वाक़िफ़ थे, और इसलिए उन्होंने कई मरतबा सल्तनत के ख़िलाफ़ बगावत की, जिनमें पहली बगावत तनख्वाहों के इजाफ़े के लिए थी, जो कि सन 1449 में की गई, जिसमें उनके मुतालबात तस्लीम किए गए
اور اس کے علاوہ ناظرین کرام پھر 1451 کے بعد وہ ہر نئے سلطان سے انعامات و اکرامات اور تنخواہوں میں اضافے کا مطالبہ کرتے رہے۔ اور اس کے علاوہ ناظرین کرام آپ کی معلومات کے لیے ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ سلطان سلیم ثانی کے دور حکومت سے پہلے جنیچری سپاہیوں کو شادیاں کرنے کی اجازت نہیں تھی، اور خاص کر جب ان کی عمر 40 سال سے کم ہوتی تھی تو انہیں شادیاں کرنے اور تجارت کے کاموں میں مشغول ہونے سے دور رکھا جاتا تھا۔ اور ناظرین کرام جب سلطان سلیم کا دور حکومت آیا تو 1567 میں سلطان سلیم ثانی نے جنیچری کو شادیاں کرنے کی بھی اجازت دے دی۔ 1622 عیسوی میں جنیچری سپاہیوں نے بغاوت کے دوران سلطان عثمان ثانی کو قتل کر دیا، جو کہ اپنی روایات کو پورا کرتے ہوئے ان کے درمیان اصلاحات کرنا چاہتے تھے۔ 18ویں صدی کے آغاز میں جنیچری حکومتی معاملات میں مداخلت کرنے لگے اور انہوں نے اچھا خاصا اثر و رسوخ قائم کر لیا۔ انہوں نے عسکری تنظیم کو جدید بنانے کے لیے اقدامات کی مخالفت کی، بلکہ اپنی ملاحتی سازشوں کے ذریعے سلطانوں کو بھی تخت سے ہٹا دیا۔ اور ناظرین کرام 1683 میں ویانا کے دوسرے معاشرے میں ناکامی کے بعد انہوں نے فوجی تنظیم کو جدید بنانے کے لیے ہر اقدام کی مخالفت کی، اور 1807 میں انہوں نے سلطان سلیم ثالث کو بھی تخت سے ہٹا دیا، جو کہ یورپی طرز پر فوج کی تنظیم کرنا چاہتے تھے۔ 1810 میں جنیچری نے استنبول میں 2000 گھروں کو آگ لگا دی، اور 1811 میں دو دستوں کے درمیان ٹکراؤ ہو گیا۔ ایسی صورتحال میں سلطان محمود ثانی نے جنیچری کے خاتمے کا تہیہ کر دیا، اور ناظرین کرام 1826 میں جنیچری نے محسوس کیا کہ سلطان نئی فوج تشکیل دینا چاہتا ہے، اور اس طرح 14 جون 1826 کو انہوں نے استنبول میں بغاوت کی۔ مگر ناظرین کرام اس دفعہ استنبول کی فوج اور عوام ان کے خلاف ہو گئی۔ سلطان کے گھوڑ سوار دستوں نے انہیں چھاؤنی میں ڈال دیا، اور میجالیا اور توپ خانے سے ان پر گولہ باری کی گئی، جس کے نتیجے میں جنیچری کی بڑی تعداد ماری گئی۔ اور اس کے علاوہ ناظرین کرام باقی جو جنیچری سپاہی بم دھماکے سے بچ گئے تھے وہ کچھ عرصہ تو بھاگتے رہے، لیکن 2 سال کے اندر اندر ملک بھر سے سلطان کے حکم پر جنیچری افواج کا خاتمہ کر دیا گیا۔ اور ناظرین کرام آج بھی ترکی کے لوگ اسی وجہ سے ان سے نفرت کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی سلطنت کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا تھا اور اپنے ہی لوگوں کو قتل کیا تھا۔ ناظرین کرام یہ بات سچ ہے کہ جنیچری نے بہت سی جنگوں میں سلطان کا ساتھ دیا اور بہت سی فتوحات حاصل کی، لیکن ناظرین کرام جب یہ لوگ غرور و تکبر میں پڑ گئے تھے اور یہ سوچتے تھے کہ ہمارے بغیر اس سلطنت کی کوئی ویلیو اور طاقت نہیں بنتی، تو اس طرح ان کا قتل ہونا ہی سب کے لیے اچھا تھا۔ اور ناظرین کرام ان کے خاتمے کو مارکہ خیر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو ناظرین کرام یہ تو تھی میری آج کی ویڈیو۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ میرے چینل پر آنے کا شکریہ۔ اگلی ویڈیو آپ کس تاریخی جنگجو پر دیکھنا چاہتے ہیں کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔